हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर का जो एक्सप्रेस बैच आया है उसमें जो भौतिक शास्त्र का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आज उसको करवाने वाला हूं। तो भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स से आज पहला प्रश्न है कि निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों, निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का त्वरण समान होगा, यानी कि निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का त्वरण समान होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वर्ग के वैध कर्मानुपाती, वर्ग के वैध कर्मानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार खाली स्थान। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर है, किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पदार्थ का घनत्व, परमाणिक पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व, परमाणिक पदार्थ का घनत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए कोई कूली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 जूल, 0 जूल। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो, यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौथाई हो जाती है, चौथाई हो जाती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा खाली स्थान हो जाएगी। दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 9 गुनी हो जाएगी, किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 0.5 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आवृत्ति भी तथा तरंग दर लैम्डा वाले तरंग की चाल भी दी जाती है, संबंध है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भी बराबर भी लैम्डा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज है, इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वही होंगी जो ध्वनि स्रोत की है, वही होंगी जो ध्वनि स्रोत की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कने की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। एक
एक स्टेथोस्कोप में हृदय में धड़कने की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नली में बार बार परावर्तन द्वारा। नली में बार बार परावर्तन द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है वह है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सोना है। ऑप्शन नंबर सी सोना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है वह है। मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है वह है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्णावर्त है। कर्णावर्त है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भार का एसआई मात्रक होता है। भार का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों में यानी कि हवा के लिए भी और पानी के लिए भी। तो अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूबी होती है तो उसके भार में आभासी कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार खाली स्थान है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भार के बराबर है। भार के बराबर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व खाली स्थान है। नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व खाली स्थान है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि ताप को किस युक्ति द्वारा मापा जा सकता है। ताप को किस युक्ति द्वारा मापा जा सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सबसे पहला थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? सबसे पहला थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने किया था। तो अगला प्रश्न है कि ताप का एसआई मात्रक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि द्रव के शीतलन की दर समानुपाती होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव और परिवेश के ताप के बीच अंतर के। द्रव और परिवेश के ताप के बीच के अंतर की यानी कि बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि भुने हुए गर्म भोजन को चमत्कार एल्यूमिनियम पन्नी में पैक किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का है। भुने हुए गर्म भोजन को चमत्कार एल्यूमिनियम पन्नी में पैक किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का खाली स्थान है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुरा विकिरक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि सेल्सियस थर्मामीटर का मूल्य अंतराल विभक्त रहता है। सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 भागों में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि बर्फ का गलनांक निकालने के लिए चूर किए गए बर्फ को रखा जाता है। बर्फ का गलनांक निकालने के लिए चूर किए गए बर्फ को रखा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांच की कीप में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
हिप्सोमीटर कहते हैं, हिप्सोमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि समान वायुमंडलीय दाब होता है, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 76 सेमी, 76 सेमी पारे का, 76 सेमी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक खाली स्थान है, जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक खाली स्थान है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन के साथ कौन सी राशि का अंतरण होता है। किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन के साथ कौन सी राशि का अंतरण होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का अंतरण होता है, ऊर्जा का अंतरण होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जब ध्वनि तरंग विरल से सघन माध्यम में चलती है तो इनमें किसका परिवर्तन नहीं होता है। जब ध्वनि तरंग विरल से सघन माध्यम में चलती है तो इनमें किसका परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि ठोस और द्रव में ध्वनि की चाल, ठोस और द्रव में ध्वनि की चाल दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी गैस में उसकी चाल से अधिक होती है, गैस में उसकी चाल से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि ध्वनि तरंग चल सकती है, ध्वनि तरंग चल सकती है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यात्मक माध्यम में किंतु निर्वात में नहीं, द्रव्यात्मक माध्यम में किंतु निर्वात में नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि प्रतिध्वनि की कौन सी घटना है, प्रतिध्वनि की कौन सी घटना है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परावर्तन की, ऑप्शन नंबर सी परावर्तन की। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्वरण है, ऑप्शन नंबर सी त्वरण जो है वो सदिश राशि है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कोणीय वेग का मात्रक होता है, कोणीय वेग का मात्रक होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेडियन प्रति सेकंड होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है, वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को कहते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोलनी गति कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बल को होता है, बल को होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिमाण और दिशा दोनों, बल को क्या होता है परिमाण और दिशा दोनों होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि यदि F परिमाण का बल, यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समानुपाती 1/m, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि इस वस्तु का संवेग, इस वस्तु का संवेग दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6.67 ×
के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि यदि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जीपी तथा विषुववृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीपी ग्रेटर देन जी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 गुना होता है, 1/6 गुना होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। दोस्तों आगे प्रश्न है किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डूबकर प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से होना चाहिए। किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डूबकर प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से होना चाहिए। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पानी के घनत्व का मान होता है, पानी के घनत्व का मान होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम मीटर का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो और किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम हो तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500 न्यूटन होगा, 500 न्यूटन होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि न्यूटन मीटर बराबर है, न्यूटन मीटर बराबर 1 न्यूटन मीटर बराबर है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल के बराबर है। 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर, तो 1 जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में होती है, किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है, उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति का, ऑप्शन नंबर सी, शक्ति का। अगला प्रश्न है कि जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुगुनी हो जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है, 60 किलोग्राम का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा। एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है, 60
का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, ऑप्शन नंबर डी 42,336 जूल, 42,336 जूल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन तरंग दैर्घ्य का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन तरंग दैर्घ्य का मात्रक है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंगस्ट्रम, ऑप्शन नंबर सी एंगस्ट्रम इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि अनुदैर्घ्य तरंग की रचना होती है, अनुदैर्घ्य तरंग की रचना होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक संपीड़न और एक विरल से, एक संपीड़न और एक विरल से। नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि किसी माध्यम में किसी तरंग की कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को कहते हैं। किसी माध्यम में किसी तरंग को कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तरंग का आयाम, तरंग का आयाम कहते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है, ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसकी आवृत्ति पर, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवश्रव्य कहा जाता है, अवश्रव्य कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि यदि किसी माध्यम में किसी तरंग की आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज हो तो उसका आवर्तकाल होगा। यदि किसी माध्यम में किसी तरंग की आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज हो तो उसका आवर्तकाल होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.001 सेकेंड होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जो है यानी कि होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान खाली स्थान है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आभासी और सीधा है, आभासी और सीधा है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांच का उत्तल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए +1 होता है, +1 होता है, ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिकीर्णन, परिकीर्णन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है किसी माध्यम के
अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर बराबर 2f। आर बराबर 2f इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। प्रश्न ये कहता है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा खाली स्थान है। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तो तब बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बड़ा और वास्तविक। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/v - 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी +5d होगी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस को जो है कि अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आवर्धन का ऐसा मात्रक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या तो समतल अथवा उत्तल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन के कारण। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली
प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर। नेत्रोद अंतरपृष्ठ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। ऑप्शन नंबर ए, लाल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का। ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु को कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का। अवतल लेंस का प्रयोग होता है। आगे प्रश्न है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दर अधिकतम होता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दर अधिकतम होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग के लिए। लाल रंग के लिए। आगे प्रश्न है कि प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि कांच को प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। कांच की प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। ऑप्शन नंबर डी, नीला। आगे प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला। ऑप्शन नंबर बी, काला। आगे प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली
प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी परितारिका। ऑप्शन नंबर डी परितारिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने। दोस्तों अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सूर्य की विपरीत दिशा में। सूर्य की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 2 मिनट। 2 मिनट ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने का कारण है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1/16 सेकेंड। 1/16 से ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौर सेल कहते हैं। सौर सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.18 एम्पियर। 0.18 एम्पियर। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जूल प्रति कूलम। 1 जूल प्रति कूलम। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ता है। प्रश्न है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 50 ओम है 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 एम्पियर होगा। 4 एम्पियर होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी R = V/I। R = V/I। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि ओम का नियम निहित है। ओम का नियम निहित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी V = IR में। V = IR में निहित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर इसका सही उत्तर
हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट है। ऑप्शन नंबर बी वोल्ट है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.6 × 10⁶ जूल के। 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन के तार का। टंगस्टन के तार का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, टंगस्टन के तार का बना होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 1 HP बराबर होता है। 1 HP बराबर होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁶ एम्पियर। 10⁻⁶ एम्पियर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.18 एम्पियर। 0.18 एम्पियर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आम मीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं। आम मीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चांदी है। ऑप्शन नंबर सी चांदी है। दोस्तों अगला प्रश्न कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस भरी जाती है। दोस्तों आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है कि जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 200 से 300 ओम। 200 से 300 ओम ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है। बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए
फैराडे ने, ऑप्शन नंबर ए फैराडे ने की थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा। ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा प्राप्त होती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर। प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि डायनेमो द्वारा बदला जाता है। डायनेमो द्वारा बदला जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ज। 50 हर्ज। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ओस्ट्रेड ने खोज किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच लगाए जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गर्म तार में लगाए जाते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर होता है। विद्युत मोटर होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज आधारित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध तथा गलनांक कम होता है। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम आवश्यक है। यूरेनियम आवश्यक है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को रसायन शास्त्र से महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दूंगा, जो कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर द्वारा यानी कि प्रदीप सर के द्वारा जो एक्सप्रेस बैच लाया गया था उससे, यानी कि मैं रसायन शास्त्र का प्रश्न करवा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।